Assalamu alaikum. Dear students, we are going to discuss counseling points. और आज का जो थीम है जिस पे काउंसलिंग होगी वो है मेडिकल डिसऑर्डर। कंपोनेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, यू कैन अप्लाई देम एट एनी काउंसलिंग स्टेशन। ठीक है, हाउएवर आई विल डिस्कस के किसी भी मेडिकल डिसऑर्डर को एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, वेदर यू आर अपीयरिंग इन आईएमएम, एमसीपीएस, एमएसआर, इन एफसीपीएस, ओपीजी एग्जाम। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो कंपोनेंट्स सबसे पहले चलें क्विकली रिवाइज कर लें। पेशेंट आता है तो उसे सलाम दुआ करनी है ना, दूसरे नंबर पे इंट्रोडक्शन कराना है, अपना भी उसका भी। ठीक है, तीसरे नंबर पे उसके आने की वजह पूछनी है। ठीक है, या तो स्टेशन पे लिखी हुई होगी या उससे पूछ लें कि भाई क्यों आई हो। ठीक है, और फिर वहां से उसका जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, उसको अपने बारे में क्या पता है, वहां से आप लीड करना शुरू कर दें। ठीक है, तो आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। किसी भी मेडिकल डिसऑर्डर को की काउंसलिंग में चार चीजें इंपॉर्टेंट है कि वो मेडिकल डिसऑर्डर जो है उसका अफेक्ट प्रेगनेंसी पे क्या है, उसका अफेक्ट मदर पे क्या है, उसका अफेक्ट फिटस पे क्या है। ठीक है, और उसका अफेक्ट और प्रेगनेंसी का अफेक्ट डिजीज पे क्या है। ठीक है, मतलब एक काम है जो डिजीज ने प्रेगनेंसी के साथ करना है, एक काम है जो प्रेगनेंसी ने डिजीज के साथ करना है। तो ये चार चीजें आपने, ये जो पॉइंट्स हैं वो काउंसलिंग में ऐड करने हैं। फिर जो उनके प्रेग्नेंट है तो उस उसकी जो है मॉनिटरिंग कैसी होगी इस बीमारी के साथ थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या इंटरवेंशन पॉसिबल हो सकती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल हो सकती हैं, वही जो आपने पहले चार पॉइंट्स थे। डिजीज का प्रेगनेंसी पे इफेक्ट और प्रेगनेंसी का डिजीज पे इफेक्ट, बच्चे पे इफेक्ट और उस पे इफेक्ट आप डिस्कस कर चुके हो, राइट। ओके, फिर उसके बाद इन इन कॉम्प्लिकेशन को या इफेक्ट को किस तरह पता चलेगा, कितने कितने अरसे बाद बुलाना है और बुला के भी क्या करना है, हिस्ट्री पे, एग्जामिनेशन पे, इन्वेस्टिगेशन पे, वो चीजें। फिर टाइम ऑफ डिलीवरी डिस्कस कर लें, मोड ऑफ डिलीवरी डिस्कस कर लें। फिर बीमारी का जो अगर वो प्रेगनेंसी की वजह से है तो उसका रिकरेंस क्या है, फॉलो अप क्या है। ऑब्वियसली पैदा जो है डिलीवर होने के बाद कॉन्ट्रासेप्शन और ब्रेस्ट फीडिंग पे बात करनी होती है। फिर फॉलो अप पे बुला लें। और कोई ऐसी डिजीज है जिसपे सपोर्ट ग्रुप अवेलेबल है, अच्छी बात है, उसको उसको उसका बताएं। एक जैसे दुख हो सबके तो बंदे को अच्छा लगता है, अपना नाम हल्का फील होता है। अपना या अपनी हॉस्पिटल टीम का 24/7 जो भी इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर है वो दे दें एंड थैंक यू। यही है ना बेसिकली जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं। तो मेडिकल डिसऑर्डर पे हमने आज का जो स्टेशन चुना है वो है रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट। ठीक है, तो वही करना है। ग्रीटिंग, अस्सलाम वालेकुम, इंट्रोडक्शन, आपका नाम क्या है, मेरा नाम डॉक्टर हिरा है, मैं गायनी या ऑब्स के शोबे से मुंसलिक हूँ, आज आपकी डॉक्टर हूँ। आपका नाम क्या है, हिना, हिना क्या करती हो, हाउस वाइफ हूँ, एजुकेशन क्या है, मैट्रिक है, आप कैसे आना हुआ। ठीक है, या तो लिखा हुआ होगा स्टेशन पे क्यों आई है। क्विक रिव्यू करें उस की हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन का। उसके लिए आपने क्या करना है, उससे पूछ लेंगे व्हाट शी नोज अबाउट हर। ठीक है, या ये सारी फाइंडिंग्स लिखी हुई होंगी, वो क्विकली रिव्यू कर लिया और उनको समराइज कर दिया कि जैसा कि मुझे पता है कि आपको ये मसला है, ये आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, ये आपकी कोई बायोकेमिस्ट्री हुई है वो रिपोर्ट है। ठीक है, तो फिर उसके बाद पेशेंट से डिस्कस करें कि ये डिजीज की नेचर ये है, आप डिजीज की स्टेज पे हैं, इसकी अपनी लैंग्वेज में। फोर एस्पेक्ट्स किसी मेडिकल डिसऑर्डर के आपने डिस्कस करने ही करने। डिजीज उसके उस पे क्या फर्क करेगी, उसके बच्चे पे क्या फर्क पड़ेगा, उस ठीक है, और डिजीज पे क्या फर्क पड़ेगा प्रेगनेंसी की वजह से, और प्रेगनेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। फिर करंट प्लान डिस्कस कर लेंगे, हम आपके साथ ये करेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन उससे कहेंगे रिपीट कर दे, अगर समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा से बता दें उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछना होता है, इनमें हर क्वेश्चन का नंबर है। ये जो 11 बातें हैं ना, इनके समझे एक एक नंबर है, इसमें से कोई भी मिस करोगे तो यू विल लूज योर स्कोर। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी बता दें, जितना भी इतनी एफर्ट की है उसको देखते हुए। फिर ब्रेस्ट फीडिंग सेफ है या नहीं, कुछ दवाइयाँ ऐसी खा रही हैं उनका क्या फर्क पड़ता है, कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी है इस डिजीज के साथ अच्छी, सपोर्ट ग्रुप बता दें, पम्फलेट दे दें, मालूमाती पर्चा ले लें, पढ़ लें इस पे। ठीक है, फॉलो अप बता दें कब करना है और विद डेट बताया करें। ठीक है, और अगेन ग्रेटिंग करें, जब वो खड़ी हो जाए तो अगेन सलाम दुआ कर लें। कोविड है तो सलाम दुआ से परहेज करें और मास्क लगा के रखें। ठीक है, सैनिटाइजर पड़ा हो तो खुद को भी सैनिटाइज करें और मरीज को भी ऑफर कर दें। चलें, तो जनाब ये है अब एक मेडिकल डिसऑर्डर रीनल ट्रांसप्लांट का। इंफॉर्मेशन स्टेशन पे लिखी हुई है, स्टेशन नंबर 3 है। और वैसे ये आईएमएम का पेपर था जून में जो हुआ है अभी रिसेंटली।
उसमें एक पेशेंट है नली पैरा से, 1 साल हुआ शादी को, 1 साल हुआ है ट्रांसप्लांट को, ठीक है। तो अब ये देखे ना, ये स्टेशन पे लिखा हुआ सब कुछ कि आपने क्या काउंसलिंग करनी है, कि इसका ट्रांसप्लांट 1 साल पहले हुआ है, शादी को 1 साल हुआ है, ट्रांसप्लांट उसका 8 महीने पहले हुआ है, और वो आई है फॉर प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग फॉर इवन ट्रांसप्लांट। तो उसके पास ना, रोल प्लेयर के पास एक सर्टन क्वेश्चंस हैं, ये अभी स्टेशन पे नहीं लिखे हुए। आप उससे इनवाइट करोगे तो वो बोलेगी कि मेरी कंसेप्शन के चांसेस कितने हैं, रिजेक्शन के चांसेस कितने हैं, ठीक है। तो आप ये समझें कि ना, ये वाली इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई, ठीक है। स्टेशन पे सिर्फ ये आपको मिला है, ये वाली बात, ये वाली कि भाई काउंसलिंग करनी है, नली पैरस पेशेंट है, साल शादी को हुआ, 8 महीने से ट्रांसप्लांट है, और आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आई है। अब देखें, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आई है, तो अब आपने ये गलती नहीं करनी कि इंट्रापार्टम पोस्ट नेटल हर किस्म की काउंसलिंग शुरू कर लें। यू शुड फोकस ऑन ओनली प्री कंसेप्शनल पीरियड, ठीक है, अंटिल अनलेस वो खुद से ना पूछे कि मुझे बताएं। और जैसे हमने अभी कंपोनेंट्स पूछे हैं ना, जैसे वो आई है, अपने सलाम दुआ ली है, इंट्रोडक्शन भी हो गया है, ठीक है। और जैसा कि आप, मुझे पता है, देखें एजेंडा लिखा हुआ है, ठीक है, आने का मकसद लिखा हुआ है। जैसे कि मुझे बताया गया है कि आपका 1 साल पहले शादी हुई है और 8 महीने पहले आपका जो है वो रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, और अब आप जो है हमल करने के, करें ना करें, उसकी एडवाइस करने के लिए आई हैं, प्री कंसेप्शनल हमल से पहले की जो एडवाइस है उसके लिए आई हैं। तो मुझे अपने, अब आपने यहाँ से लीड ऑन करना है, तीसरे नंबर पे जो हमने कहा था एजेंडा जो है वो निकलवाना है, या तो लिखा हुआ होगा या मरीज से क्वेश्चन करने हैं, कैसे आना हुआ, वो खुद ही बता देगी कि भाई मेरा ट्रांसप्लांट हुआ 8 महीने पहले, शादी को मेरे साल हुआ है, तो मुझे बताएं मैं क्या करूं, ठीक है। तो फिर आप उसे बताएंगे कि आपके क्या क्वेश्चन है, तो वो कहेगी जी मुझे ये पूछना है कि मेरी कंसेप्शन जो है वो कितनी पॉसिबल है, ये तो नहीं होगा कि मेरा ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा, और अगर मेरी हमल हो भी जाए तो फिर कैसे होगी मेरी मॉनिटरिंग, मैं दवाइयाँ खा रही हूँ उनके मेरे बच्चे पे क्या फर्क पड़ेंगे, मुझे जो है किस तरीके से डिलीवरी होगी, पैदाइश का तरीका क्या होगा और बाद में क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन उसके पास लिखे हुए होंगे, आप उससे इनवाइट करेंगे, वो 1 by 1 बोलती रहेगी, ठीक है। तो जिंदगी आसान हो गई, नहीं भी आसान तो कमिंग टू प्रीवियस स्लाइड, उस पर लिखा हुआ था मैंने कि 4 चीजें हैं उस पर आपने मरीज को इन्फॉर्म करना ही करना, कि इस बीमारी का आपकी प्रेगनेंसी पे क्या फर्क पड़ता है, इस प्रेगनेंसी से बीमारी पे क्या फर्क पड़ता है, इस बीमारी का आप पे क्या फर्क पड़ता है और आपके बच्चे पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। वो बातें तो आपने उसमें ऑब्वियसली हो ही गई हैं, मैक्सिमम सब चीजें कवर। उसके बाद आपने उसे डिस्कस करना है कि कैसे मॉनिटर करोगे, क्या टाइम ऑफ डिलीवरी है, क्या मोड ऑफ डिलीवरी है, क्या ब्रेस्ट फीडिंग, कॉन्ट्रासेप्शन, फॉलो अप, यही है ना, ठीक है। तो 80% क्वेश्चन जो रोल प्लेयर ने पूछने ही पूछने, वो हमने टेम्पलेट में ऐड किए हुए हैं, वो नहीं पूछेगी तो फिर आपने बताने हैं, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। चलो इसको मैं क्लियर करती हूँ। तो प्री कंसेप्शनल पे सबसे पहले चांसेस ऑफ कंसेप्शन क्या है, आप उसे बताएंगे कि हर 50 में से एक औरत जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, चाहे उसका ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है। मतलब ट्रांसप्लांट के बाद जो परसेंटेज है वो 50 में से एक की है, लेकिन आपने वेट करना है, अभी 8 महीने ही हुए हैं ना, तो वही हम 1 साल से कम अरसे पहले हम प्रेगनेंसी अलाउ नहीं करते, तो मिनिमम आपने वेट करना है 4 महीने, उसके बाद हम देखेंगे। ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस बता दें, कह रहे हैं बहुत कम है, अगर ग्राफ्ट जो है वो मेंटेनेंस मेडिसिन पे है, जारी अद्वियात पे है, तो फिर चांसेस जो हैं वो 4.2% है, ठीक है। और वो अच्छी मॉनिटरिंग से, केयर से, मेंटेनेंस ड्रग से वो 2% तक ड्रॉप हो गए हैं, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता रिजेक्शन भी हो जाती है तो उसका भी तरीका है, हम आपको हाइड्रोस्टेरॉइड पे डाल देंगे, प्लाज्मा एक्सचेंज भी पॉसिबल है। अच्छा, फिर वो कहेगी कि मैं तो साइक्लोस्पोरिन खा रही हूँ, मेरे बच्चे पे क्या फर्क पड़ता है, ऑल्दो इट इज सेफ, जनरली सेफ है, लेकिन ये है कैल्शियम इनहिबिटर, और इस दवाई के खाने से बच्चे अबॉर्शन का रेट थोड़ा ज्यादा है, आईयूजीआर मतलब बच्चा पैदाइश अपने वजन से कम होगा,
ठीक है, उसकी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी, मतलब बी सेल डिप्लीशन से इम्यूनिटी कम हो जाएगी ना बच्चे की। प्लेसेंटा भी क्रॉस करेगा, मतलब आमल भी क्रॉस करेगा, बच्चे को दूध पिलाएंगे, दूध के में भी जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो देना है ना, वो ज्यादा फायदेमंद है एज कम्पेयर टू दिस कि हमें दवाई देना, वरना फिर आपका ग्राफ्ट फेल हो जाएगा। अमीनो सप्रेसेंट नहीं देंगे तो वो फेल हो जाएगा, तो देना जरूरी है, पर जो इसके नुकसान आता है वो ये हैं। ये जो वर्ड है ना बेनिफिट आउटवेज, इसका मतलब यही है कि फायदा ज्यादा है तो नुकसान थोड़ा है, तो रख लो, ठीक है। होइवर बच्चे के रीनल प्रॉब्लम है उनको ये अफेक्ट नहीं करता। मोड ऑफ डिलीवरी बता दे भाई, हम सेक्शन नहीं करते सारे रीनल ट्रांसप्लांट का, हम देखेंगे ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। अगर कोई इंडिकेशन अराइज हुई ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी सेक्शन के, तो वो ओब्स रीजंस के हो, जैसे नो ब्रीच बन गया, अब्रप्शन हो गई, ठीक है, सेवियर प्रीक्लम्शिया हो गया, बिशप अच्छा नहीं है, इंडक्शन फेलियर, व्हाटएवर। तो हाउ विल यू मॉनिटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मोड ऑफ डिलीवरी, तो वो हमने बता दिया। मोड ऑफ डिलीवरी जो है वो नॉर्मल ओब्स ही होगा until unless कोई और रीजन ना हो, ठीक है। तो ये था प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का स्पेसिफिक सा स्टेशन, ठीक है। मजीद बातें इसमें जो हैं, ये तो स्टेशन था जिसमें मरीज ने अपने क्वेश्चन किए, ठीक है, और वो आपने जवाब दे दिया, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें और भी आती हैं जो आपने देखनी है, लाइक 1 ईयर ट्रांसप्लांट, अब चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट आपने देखनी है, ठीक है, ये चेकलिस्ट है, ये देखनी है कि 1 साल हो गया, उसका हुआ था 1 साल नहीं, उसके 8 महीने हुए थे, 4 महीने रहते थे, आपने बता दिया भाई बीबी 4 महीने वेट करो, ठीक है। उसे बताएं, वो वरीड है ना अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, तो बताएं आपका गुड जनरल हेल्थ जो है उसके साथ ओब्स आउटकम भी गुड ही है, ठीक है। हम आपको बिल्कुल प्रेगनेंसी अलाउ करेंगे, 4 महीने बाद हम आपको असेस करेंगे, हम देखेंगे कि चर्बी जो है पेशाब में वो कम है या बहुत मामूली है या है नहीं, अच्छी बात है। हम देखेंगे ब्लड प्रेशर का स्टेटस क्या है, ठीक है, वेल कंट्रोल्ड है या नहीं। हम ये देखेंगे कि उस वक्त जब आप हमल करना चाह रही हैं स्टेबल है ग्राफ्ट का फंक्शन या नहीं। हम ये देखेंगे कुछ अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि सोजिश तो नहीं है, ठीक है। आपके जो ट्रांसप्लांट है उसमें, मतलब पेल्विक कैल्सियल डिस्टेंशन कहते हैं हम अपनी जुबान में इसको। हम ये देखेंगे जो ड्रग्स आप ले रही हैं वो मेंटेनेंस लेवल पे या हाई डोज में तो नहीं है, ठीक है। जिसमें स्टेरॉइड है, एजाथायोप्रिन है, साइक्लोस्पोरिन है, टैक्रोलीन, वैसे ये सेफ हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनके, वो उनको मॉनिटर कर लेंगे। हाउएवर ये माइकोफिनोलेट मोफ्टिल और साइरोलमिस तो बिल्कुल हम आपको नहीं देंगे इफ शी इज इवन टेकिंग। वैक्सीन हम आपकी जरूर करेंगे, लेकिन अब लाइव वैक्सीन हम आपकी नहीं करेंगे, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट में लाइव वैक्सीन नहीं देते, आपको पता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बीमारी उसको है जिसकी वजह से रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, वो कोई जेनेटिक इशू तो नहीं है, क्योंकि फिर वो बच्चे में भी जा सकता है, ठीक है। पॉलिसिस्टिक किडनीज हैं अगर, फिर वो हैं तो फिर हस्बैंड को भी देखें, फिर प्रेगनेंसी अलाउ करें, बच्चे में जा सकती हैं। दैट इज मोर, ये इसके बहुत ज्यादा पॉइंट होते हैं, ठीक है। फिर आपने उससे अफेक्ट करने हैं ये 4-5 बातें कि माँ पे क्या अफेक्ट पड़ता है। माँ को क्या हो सकता है, प्रीक्लेम्शिया, हेल्प, सवेयर हाइपरटेंशन। बच्चे को क्या होगा, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस, वक्त से पहले डिलीवरी, ठीक है, कम वजन। और ये जो है ये भी इस वजह से भी हो सकता है कि प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, ये इस वजह से भी हो सकता है कुछ दवाइयां ऐसी जैसे मैंने आपको बताया वो कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स जो थी, ठीक है। और फिर हमने देखना है कि अब तो हमने कहा था ना कि माँ पे क्या फर्क पड़ेगा बीमारी का, ठीक है, लेकिन ये जो बीमारी है ट्रांसप्लांट, इस पे प्रेगनेंसी का क्या फर्क पड़ता है, इसमें कितनी % रिजेक्शन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्रेगनेंसी को क्या पड़ेगा फर्क, ऑपरेटिव डिलीवरी हो सकती है ना, छोटे बच्चे IUGROs की वजह से ऑपरेटिव डिलीवरी, एब्डोमिनल डिलीवरी हो सकती है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। हाइपरटेंशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मोस्ट कॉमन काज है आइटोजेनिक प्रीटर्म डिलीवरी के, है ना। तो ये बातें आपने प्री कंसेप्शनल में, ये चेकलिस्ट है वो पूरी करनी करनी, राइट। और अगर ये चेकलिस्ट पूरी नहीं होती तो फिर आपने कॉन्ट्रासेप्शन ऑफर करनी है, ठीक है। चलिए अब ये भी क्लियर हो गया कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के साथ आई थी और उसके अपने क्वेश्चन थे, वो जो उसने किए आपने फिर उसको जो है आंसर किया, और इसके अलावा फिर आपने अपनी चेकलिस्ट पूरी कर ली, ठीक है। तो बाकी कंपोनेंट्स काउंसलिंग के जो रह गए हैं जल्दी जल्दी वो भी पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने ग्रीट भी कर लिया था, इंट्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है। मतलब ग्रीट भी कर लिया है, इंट्रोडक्शन भी हो गया है, ठीक है। जो एजेंडा था वो या तो रिटर्न था जैसे अभी सेशन किया है,
या पेशेंट से पूछ लिया कि कैसे आना हुआ, उसके मुताबिक आपने प्रोसीड कर लिया। ठीक है, पेशेंट की अपना नॉलेज था वो असेस कर लिया थ्रू आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस, या क्विक रिव्यू कर लिया हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन पे जो प्रोवाइड है आपको। फिर आपने उसकी लैंग्वेज में उससे बात की, ठीक है, व्हाट शी नोज अबाउट हर। 4 एस्पेक्ट्स होते हैं हर मेडिकल डिसऑर्डर में पूरे करने ही करने हैं। एट हर मतलब माँ पे, एट फिटनेस बच्चे पे, डिजीज पे और प्रेगनेंसी पे। ठीक है, फिर करंट प्लान डिस्कस कर लिया। करंट प्लान जैसे वो पेशेंट आई हुई थी ना प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए, करंट प्लान डिस्कस कर लिया, उसकी चेकलिस्ट कितनी थी 10-12 वो पूरी कर ली। फिर उसको बोलना है रिपीट करें इन्फॉर्मेशन, कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन है तो अब पूछ ले। ठीक है, मोड ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग, कॉन्ट्रासेप्शन, सपोर्ट ग्रुप, पंफलेट, फॉलो अप डेट एंड अगेन ग्रीट। ये हमारा मकसद पूरा हो गया इंशाल्लाह। You will score 10 by 10 if you follow my this template. Happy? Okay. अब पॉसिबल स्टेशन हो सकता है एंटीनेटल और पोस्टनेटल काउंसलिंग पे। अभी जनवरी में जो आईएमएम का स्टेशन आया था उसमें प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग थी, अब है एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल, और ये एफसीपीएस का स्टेशन है। ठीक है, तो इसको कैसे लेके चलेंगे? तो एंटीनेटल में सबसे पहले एजेंडा ये होगा, वही देखें वो ग्रीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन भी करा लिया है, एजेंडा भी देख लिया, एजेंडा मिल गया, एंटीनेटल काउंसलिंग करनी है। ठीक है, और पेशेंट से क्विक सी हिस्ट्री ले लिया, आपको पता चल गया कि डिजीज कंट्रोल है या कंट्रोल नहीं है, दो ही सिचुएशंस होंगी। उसके बाद फिर उससे पूछ ले, बट कोई क्वेश्चन पूछना चाहती है तो पूछ ले, वरना फिर अपनी चेकलिस्ट पे शुरू हो जाए कि हम आपको अर्ली डायग्नोसिस के लिए बुलाएंगे, डेटिंग करेंगे। ठीक है, ग्राफ्ट की सर्वेलेंस करेंगे, कॉम्प्लिकेशन की सर्वेलेंस करेंगे और फेटल सर्वेलेंस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने चीजें करनी है। तो ग्राफ्ट की सर्वेलेंस के लिए हमें क्या करना है, हम क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, ग्राफ्ट की और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की हर 2 से 4 हफ्ते बाद टिल 32 वीक्स, उसके बाद मोर फ्रिक्वेंटली 1 to 2 वीक्स। ठीक है, और इसका मकसद ये होगा कि हम देख लें कोई अर्ली रिजेक्शन तो नहीं हो रही, और अगर जरूरत पड़ी तो मे बी बायोप्सी भी लेनी पड़ जाए। ठीक है, और दूसरी सर्वेलेंस कैसे करनी है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ गया, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट्स होते हैं ना, इनमें इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी होते हैं, साइटोमेगालोवायरस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, हेपेटाइटिस। ठीक है, इसकी जो है स्क्रीनिंग भी करवाएंगे, और और मंथली जो है ई कोलाई के इन्फेक्शन के लिए यूरिन कल्चर्स होते रहेंगे। तो ये हमने यूरिन कल्चर्स और सर्वेलेंस फॉर जो है ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये हमने करनी है, मतलब 2 सर्वेलेंस करनी है, एक तो ड्रग्स की और दूसरा इन्फेक्शन की। ठीक है, अब मॉनिटरिंग कैसे करनी है वो बताया हुआ है कि 2 से 4, नॉर्मल प्रेगनेंसी में 32 तक ही होता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को देखें भी तो हाई रिस्क है ना, ट्रांसप्लांट बेचारी का हो गया, तो मंथली टिल 32 और उसके बाद 1 to 2 वीकली अंडर डिलीवरी, बट यू कैन इंडिविजुअलाइज इट एज वेल। हाँ, कोई हदीस नहीं है ये। ठीक है, फिर अब देखें जब आप पढ़ते हो ना एबीएम से या रिवा से, तो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि वो मिक्स हो जाती हैं, तो फिर कंपोनेंट्स को ना ब्रेक कर लें तो वो इजी हो जाता है। तो अगर हम इन कंपोनेंट्स को ऐसे ब्रेक कर लें तो हमारे लिए काफी, हमारी जिंदगी जो है वो आसान हो जाएगी कि हमने अर्ली बुकिंग करनी है डेटिंग, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं इनमें IUGR हो जाता है ना, तो डेटिंग स्कैन बहुत जरूरी है ये देखने के लिए कि बच्चा वाकई IUGR है या नहीं। दूसरा ये कि फिर हमने 4 बातें तो करनी थी कि ट्रांसप्लांट का डिजीज पे क्या, प्रेगनेंसी पे क्या फर्क पड़ता है, प्रेगनेंसी का ट्रांसप्लांट पे क्या फर्क पड़ता है, बच्चे पे क्या फर्क पड़ता है, माँ पे क्या फर्क पड़ता है, तो ट्रांसप्लांट पे क्या फर्क पड़ता है प्रेगनेंसी का, उसके लिए सर्वेलेंस करेंगे ना, और वो सर्वेलेंस होगी क्लिनिकल मतलब हिस्ट्री और लेबोरेटरी मॉनिटरिंग के थ्रू। ठीक है, और दूसरी सर्वेलेंस होगी इन्फेक्शंस के लिए, और इसके लिए हम इसको इम्यूनाइज भी कर देंगे जो भी नॉन लाइव जो है वैक्सीन है उसके थ्रू, और यूटीआई को भी देखेंगे, भी तो इन्फेक्शन है। ठीक है, फिर माँ को कैसे देखना है, माँ में हाइपरटेंशन हो सकती है, उसके मैनेजमेंट वगैरह करेंगे फिर अगर होता है, या फिर हम प्रीक्लैम्सिया के लिए हम करवा रहे हैं ना यूरिन एग्जामिनेशन मोर फ्रीक्वेंटली, तो प्रीक्लैम्सिया प्रोटीन्स हुए तो पता चल जाएगा। लेकिन मसला ये है कि सीकेडी वाले पेशेंट को पहले से ही प्रोटीन्स पॉजिटिव होते हैं, हाउ वी विल कम टू नो कि प्रीक्लैम्सिया हुआ है या नहीं हुआ, तो फिर इनमें होता है कि सडन एक तो प्रोटीन यूरिया हो जाता है, और दूसरा ये कि इनमें LFTs भी खराब हो जाते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी, सीरम बायोकेमिस्ट्री भी खराब हो जाती है, रीनल फंक्शन टेस्ट भी खराब होंगी और LFTs भी खराब होंगे, बट
अगर प्रीक्लेम्शिया नहीं हुआ और ग्राफ्ट रिजेक्शन की तरफ जा रही है तो उसमें सिर्फ रीनल फंक्शन टेस्ट खराब होते हैं, लेस लाइकली है कि एलएफटीज भी खराब हो। ठीक है, तो एलएफटीज भी खराब हो रही हैं, मतलब वही हेल्प की तरफ जा रही है, उसमें एलएफटीज आ गए और सडन ऑनसेट है। और फिर हम क्या करते हैं, कोई भी सीकेडी का पेशेंट होता है ना, हम 20 वीक से पहले उसके एक 24 आवर प्रोटीन जो होती हैं वो कलेक्ट करके एस्टिमेट करके रख लेते हैं, ताकि बाद में मेजर कर लेंगे कितना राइज हुआ है। ठीक है, तो ये अलग से एक क्वेश्चन है, अभी यहाँ नहीं करना, मैं वैसे टिप दी है तुम्हें कि प्रीक्लेम्शिया एक सीकेडी के पेशेंट में जब पहले प्रोटीन पॉजिटिव है तो कैसे आप देखते हो। ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो एक तो ऑनसेट सडन है, पिछले वाले से लैब से कंपेयर कर लें, और एलएफटीज देख लें, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देख लें। ठीक है, दूसरा ये कि अगर लेट्स सपोज ग्राफ्ट रिजेक्शन है तो हाइड्रोस्टेरॉइड से फर्क पड़ेगा, वो ठीक हो जाएगी, बट प्रीक्लेम्शिया तो कभी भी ठीक नहीं होगा ना। ठीक है, चलेंगे टिप्स होगी। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, माँ को हाइपरटेंशन के लिए देखना है, प्रीक्लेम्शिया के लिए देखना है, दवाइयाँ जो इतनी खा रही है स्टेरॉइड्स वगैरह जेडीएम के लिए देखना है, इसका ओजिडिटी भी बनता है। ठीक है, और वो हमें 28 वीक पे करना है। तो ये माँ की सर्वेलेंस हो गई। अब बच्चे की सर्वेलेंस के लिए हम ग्रोथ स्कैन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 24 वीक से ऑनवर्ड, इफ इंडिकेटेड बाकी टेस्ट भी आ जाएंगे, बायोफिजिकल, डोपलर, व्हाटएवर। अच्छा, तो इसमें हमने क्या किया है, सर्वेलेंस मतलब ट्रांसप्लांट की कर ली है, हमने सर्वेलेंस कर लिया माँ की, हमने सर्वेलेंस कर ली है बच्चे की। ठीक है, अब प्रेगनेंसी पे क्या फर्क पड़ा है, वो हमारी चौथी सर्वेलेंस रह गई है। उसमें क्या होता है, एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है, ठीक है, और प्रीटर्म डिलीवरीज हो सकती है। अच्छा, डिलीवरी कैसे करनी है, डिलीवरी जो है वो ओव रीजन की वजह से आप करेंगे सेक्शन, अदरवाइज आपने नॉर्मल डिलीवरी करनी है। अगर आपने सेक्शन करना ही है तो मिड लाइन स्क्रीन देते हैं फॉर किडनी रेसिपिएंट। ठीक है, एपिजॉट में देनी है तो अपोजिट साइड ऑफ ग्राफ्ट देनी है। ठीक है, और सबसे पहले ट्रांसप्लांट सर्जन को स्टैंड बाय रखें। ठीक है, ये ना हो कि ग्राफ्ट खराब कर दें आप। और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच होती है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, बाकी चीजें, अच्छा मिड लाइन एनसीए क्यों देते हैं, वो डीएनस होती है ना काफी, ये ना हो कि आप ट्रांसप्लांट को खराब कर दें, तो इसलिए मिड लाइन देते हैं। और अपोजिट साइड की एपी इसलिए देते हैं कि सेम साइड से दें तो वो ब्लड सप्लाई और इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है सेम साइड में। हालांकि कोलेट्रल भी होती है, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट फिर भी कुछ ना कुछ बचत हो जाती है पोस्टमार्टम। अच्छा, दूसरा ये कि सेम साइड की एपी देने से अगर टीयर एक्सटेंड भी करता है और आपको कोई पाउच ऑफ डगलस भी ओपन करके ऊपर जाना पड़ता है तो फिर भी बचत हो जाती है, वो अपोजिट साइड में ग्राफ्ट होता है। तो बड़ी हिकमत है इस चीज में। पोस्टमार्टम मॉनिटरिंग क्या करनी है, वही इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देखने हैं 4 वीक आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, और एडजस्टमेंट करनी है, एक नीडेड ब्रेस्ट फीडिंग तो करनी। ठीक है, जो चीजें प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो ब्रेस्ट फीडिंग में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जैसे माइकोफिनोलेट, मोफ्टेल। अदरवाइज जो पहले खा रही थी प्रेगनेंसी में वो ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ है। ठीक है, अगर कंसर्न्स राइज होते हैं तो फिर वो हम फीटल ड्रग लेवल्स कर लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली जिनका जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनका लिवर मैच्योर नहीं होता, उनमें जरूर करेंगे। कंट्रासेप्शन काउंसलिंग बिल्कुल एसेंशियल है, इसमें आईयूडी, आईयूएस, इम्प्लांट सब सेफ हैं। ठीक है, ओके। ओसीपीज अगर हाइपरटेंशन है वो अच्छे नहीं होते, इसलिए। और ये थी जनाब पोस्टमार्टम काउंसलिंग। अच्छा, इसके बाद वही वाली बातें, पेशेंट से कहेंगे सारी इन्फॉर्मेशन रिपीट कर दे, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ ले, और उसको जो है सपोर्ट ग्रुप का बताएं, पम्फलेट दें। ठीक है, फॉलोअप का बताएं विद डेट, ये सब चीजें तो करनी है। बाकी inshallah you have joined Mad Home Talks workshop. Believe me, you are going to drill 400 plus high exam favorite high yield points and talk stations in this workshop. और इसके अलावा मेजर मॉड्यूल्स भी कवर करवाए जाएंगे, जैसे मेडिकल डिसऑर्डर आज हमने किया, उसकी थीम की, फेटल मेडिसिन की करेंगे, इसी तरह लेबर की करेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन की करेंगे, इन्फेक्शंस की करेंगे, स्किल्स की करेंगे, सर्जरीज की करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स की करेंगे। मतलब इन मेजर मॉड्यूल्स में से कुछ भी आता है तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट। हाउएवर इसके साथ साथ जो पूल है उसको भी देख लेंगे, तो किसी भी तरीके से आप की तैयारी जो है वो उसमें कोई कसर नहीं रहेगी। ठीक है, इसे वर्कशॉप के लिए मैंडेटरी आपके पास इनसाइट के जो है ओस की दोनों बुक्स होनी चाहिए, वॉल्यूम 1 भी और वॉल्यूम 2 भी। वॉल्यूम 1 कॉम्प्रिहेंसिव बुक है,
मतलब आपने कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर कोई भी मॉड्यूल पढ़ना है, उसमें प्रॉपर सेशन उस मॉड्यूल के साथ अंडर ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक है। और पास पेपर जो है वॉल्यूम 2 है, उसमें सारे पास पेपर है, एमएम का भी, एमसीपीएस के भी, एफसीपीएस के भी, ठीक है। और इफ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और ये जनाब हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ऑल द बेस्ट।